नालियां तो साफ हुई नहीं है, नालियां दिखती नहीं है, नालियां कहाँ गई? बंद हो गई हैं सारी नालियां, पट गई हैं पूरी नालियां। जो केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम दिल्ली को झीलों का जो शहर बना देंगे, वो वाकई उन्होंने झीलों का शहर बना दिया। ये टोटली जो है दलित विरोधी है। दलित के नाम पे ये सिर्फ और सिर्फ उनके वोट का एक बार यूज करना चाहते हैं। ये यूज एंड थ्रो की पॉलिसी भी चलते हैं। दलित को इन्होंने बहुत हल्का समझ रखा है। अरे दलित पूरे देश में सरकार बना सकता है और दलित पूरे देश में सरकार को गिरा सकता है। दलित को आप कमजोर मत समझिए। दलित का वोट इतना जबरदस्त वोट है, इतना जबरदस्त कैडर है ना, आपकी जड़ें हिला देगा, आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ जी, जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित टाइम्स। मैं हूं अवनीश अवस्थी। अभी मैं पटपटगंज विधानसभा दिल्ली में, यहाँ के जो बसपा प्रत्याशी हैं ओम शंकर पांडे जी, ये मेरे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनकी जो विचारधारा है वो आप तक पहुंचाते हैं। हाँ जी सर, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भारत। हाँ सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हमारी पटपटगंज विधानसभा की जितनी जनता है वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरा जो सवाल ये है कि जो आपका क्षेत्र है, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है? देखिए, स्थानीय मुद्दे अगर हम बात करें तो ये पटपटगंज जो एरिया है, ये डिप्टी सीएम का एरिया आता है। जो यहाँ के विधायक है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम है और यहाँ पे समस्याएं इतनी जटिल समस्याएं हैं। पानी आज भी मेरे घर पे, आज के डेट में जिस दिन मैं आज बैठा हूँ चुनाव लड़ रहा हूँ, आज भी मेरे घर पे गंदा पानी है। 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे पानी चला चेक करना पड़ता है कि कब पानी साफ आ रहा है, उसके बाद पानी भरना पड़ता है। अगर गलती से भी अगर चेक नहीं किया तो पूरा टंकी की पानी गंदी हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या सीवर ओवरफ्लो है। एक मैनहोल का ढक्कन चेंज करने के लिए भी अगर बोल दिया जाए, कह दिया जाए कि आप इसको बदलिए, तो उनका एक ही बहाना होता है कि जी एलजी साहब जब साइन नहीं करते हैं, आपको पता ही है, जब तक उनका साइन नहीं होगा और फिर वही टेंडर खोलेंगे, उन्हीं का टेंडर जब पास होगा उसके बाद आपका जो है जो ठेकेदार है उसको अनाउंस होगा, वही बंदा काम करेगा एक छोटे से काम के लिए, सिर्फ सीवर का ढक्कन बदलने के लिए। ये सबसे बड़ी समस्या पूरे के पूरे हमारे क्षेत्र में जो ओवरफ्लो चल रहा है सीवर का। कूड़े का इतना जबरदस्त दुर्व्यवस्था है, कहीं चले जाइए कूड़ा तो आपको ऐसे मिलेगा जैसे लगता है कि गमले रखे हुए हैं, फूल माला रखे हुए हैं, कि कूड़े को ऐसे सजा कर रखा गया है। साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी नालियां हैं, मैं समझता हूँ कि पिछले मतलब कई सालों से नालियां तो साफ हुई नहीं है, नालियां दिखती नहीं है, नालियां कहाँ गई? बंद हो गई हैं सारी नालियां, पट गई हैं पूरी नालियां। जरा सा बारिश होता है पूरा का पूरा पानी सड़क पर जो है लग जाता है। जो केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम दिल्ली को झीलों का जो शहर बना देंगे, वो वाकई उन्होंने झीलों का शहर बना दिया। अगर जरा सा बारिश हुआ, किसी भी सड़क पर जाइए, वो झील में तब्दील हो जाएगा। दिल में वो सड़क पूरे तरह से झील में तब्दील हो जाएगा और झीलों का शहर उन्होंने बना रखा है। मेरा अगला सवाल ये है कि जो पटपटगंज विधानसभा है, ये यहाँ अधिकतम संख्या पूर्वांचल और के लोगों की है। अब मतलब कि कहा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की है। यहाँ कि जनता को आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप भी पूर्वांचल से आते हैं? देखिए, मेरा जो पैतृक स्थान है वो बलिया और मेरा जो जन्म स्थान है और जरा मेरा एजुकेशन हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं सब बनारस से हुआ है। तो बनारस और बलिया दोनों से मेरा बड़ा गहरा संबंध है। इस वजह से मैं पूर्वांचली हूँ। और एक पूर्वांचली को क्या चाहिए, पूर्वांचल से जब कोई यहाँ से चलता है और यहाँ आता है तो वो एक सपना लेकर निकलता है घर से कि भाई हम जा रहे हैं दिल्ली, एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी होगा, बड़े साफ़ सुथरे सड़कें होंगी, बहुत सुंदर वहाँ की व्यवस्थाएं होंगी, वहाँ का हर चीज़ बड़ा एकदम अप टू डेट होगा। तो वो सोच के आदमी वहाँ से निकलता है दिल्ली के लिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए। और जब मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम यहाँ आते हैं तो यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है, इतनी विकट है आने के बाद कि भाई साहब आप उसका बयान नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो हमारा गांव है, हमारा कस्बा है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी जो पूर्वांचली हमारे जो लोग हैं, पूर्वांचली लोगों को क्या एक बहुत बड़ा हमारा एक पर्व होता है, छठ का पर्व। आप लोगों ने सुना होगा छठ पर्व। और उस छठ पर्व में जो हमारे नदी होती है जिसको हम माँ कहते हैं, हर नदियों को हम माँ कहते हैं, माँ गंगा, यमुना माता। तो हम लोग नदियों को माँ का स्थान दे रखे हैं। हम अपने सनातन में, अपने लोगों में, अपने हिंदुओं में
इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है आज यमुना नदी का, यमुना माता का इतना बुरा हाल कर रखा है कि आप उसमें एक डुबकी नहीं लगा सकते। और पूर्वांचलियों को इतना दिक्कत होता है छठ पर्व के लिए कि मजबूरन उनको यहाँ से ट्रेन पकड़ कर, ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह से ठूस ठूस के, खिड़कियों से कूद कूद के हमारे पूर्वांचली इसमें बैठते हैं, क्योंकि यहाँ सही व्यवस्था नहीं है दिल्ली में, और वो जाके फिर अपने गाँव में पूरे पर्व मनाते हैं। आप अगर दिल्ली की बात करें, करोड़ों करोड़ों रुपए दिल्ली में जो है यमुना के सफाई के नाम पे ये लेते हैं और कोई सफाई नहीं करते। इन्होंने कहा था पिछली बार कि मैं यमुना को पूरी तरह से साफ कर दूंगा और आप लोगों के सामने मैं डुबकी लगाऊंगा, आप लोगों के साथ डुबकी लगाऊंगा। चल के एक बार डुबकी लगा लेना। यमुना के किनारे जो खादर एरिया है, वहाँ जो खेती होती है, वो जो खेती होती है वहाँ पानी जो यूज़ किया जाता है वो यमुना का पानी यूज़ किया जाता है। और जो यमुना का पानी यूज़ किया जाता है उसमें इतना ज़बरदस्त उसमें केमिकल्स हैं कि आप मतलब उस पानी को ऐसे ऐसे सूंघ के ही समझ में आ जाएगा कि कितना केमिकल है। और उस केमिकल के पानी से जब हमारी सिंचाई होती है, क्योंकि हम लोग जो है बेसिकली जो है किसान के घर से आते हैं, तो जब जो सिंचाई से जो पानी हम सिंचाई के रूप में यूज़ करते हैं, उसमें जितने भी केमिकल के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, जब वो पौधों में जाते हैं, मूली है, चीज़ है, पालक है, जो भी खाने की सब्जियां हैं, वो सारे उनके रूट्स से वो सारे चीज़ें उनमें जाती हैं खाने की चीज़ों में। और इतने बुरे तरीके से हम प्रभावित हो रहे हैं कि हम लोग ये सोच के हरी सब्जी खाते हैं कि हमें उसका बड़ा लाभ मिलेगा, आँखें अच्छी होंगी, रोशनी अच्छी होंगी और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन उसके बदले में हमारा स्वास्थ्य बहुत बुरा होता जा रहा है, क्योंकि हम केमिकल की चीज़ें खा रहे हैं, सीधा केमिकल ले रहे हैं। कैंसर आज दिल्ली में इतना ज़्यादा कैंसर हो रहा है, मतलब आप लगभग एक मोहल्ले में घूम लीजिए तो वहाँ 2-4 कैंसर के पेशेंट मिल जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। क्यों है ऐसा? आज इसका एक रीजन ये भी है। अगर सारे कारणों पर हम ध्यान दें तो एक कारण ये भी है कि यमुना के पानी से जो सिंचाई हो रही है वो बहुत ही खतरनाक है। हाँ। यमुना को साफ करना बहुत जरूरी है। ये एक बात बताइए, आखिर उप मुख्यमंत्री ने ये सीट क्यों छोड़ दी, क्यों अवध ओझा को उतार दिया? देखिए, इस बात पे तो मुझे हंसी आ रही है कि उप मंत्री जो है सिसोदिया साहब यहाँ से जाने को मजबूर हुए, छोड़कर जाने का, क्योंकि पिछली बार ही उनका जो कार्य था उस कार्य में उनका लोग सेटिस्फाइड नहीं थे और बहुत कम मतों से वो जीते हैं। और इस बार 200% वो हारेंगे और हम लोग उनको हराएंगे, हमारी कैडर हराएगी, हम लोग हराएंगे, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया। अरे जिस स्टेट का उप मुख्यमंत्री का एरिया आप कहीं चले जाइए, मंडावली में चले जाइए, मैं मंडावली में भी घूम रहा था, इतना सीवर का लाइन मतलब एकदम खुलेआम बह रहा है, लोग परेशान है, वहां जाते ही लोग घेर ले रहे हैं। भाई ये सीवर देखिए, उप मुख्यमंत्री का एरिया, वो दारू बेचने में लगा हुआ है बंदा, वो दारू नीति बनाने में लगा हुआ है बंदा। अरे आप दारू पिलाकर कहते हैं कि आप जो है बच्चों के लिए हम एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छा, तो बच्चों के लिए एजुकेशन अच्छा देने के बाद 25 साल की एज को घटाकर आपने 21 साल नीति में बदलाव कर दिया था। क्यों कर दिया था भाई? कि बच्चा 21 साल में एक बच्चा जो है ग्रेजुएशन करता है, 18 साल 16 साल में करीब वो 10th करता है, 18 साल में 12th करता है और 21 साल में ग्रेजुएशन करता है। क्या ग्रेजुएशन करते हैं उसको दारू पिलाना शुरू कर दोगे आप? मतलब आप अच्छा व्यवस्था बना रहे हो, पाठशाला से मधुशाला तक बच्चों को ले जा रहे हो, कितनी गलत बात है। क्या सोच की नीति बना रहे हैं वो, और एक के साथ एक दारू फ्री। तो अभी इस बात तो मुझे लगता है कि अगर ये जीत के आएंगे तो एक के साथ 3 फ्री दारू करेंगे। ये बाप को भी पिलाएंगे, बेटों को भी पिलाएंगे और कहेंगे, माताओं को भी कहेंगे कि आप भी पी लो। ये तो दारू से पैसा कमाने जा रहे हैं, इतना हजारों करोड़ रुपए दारू का। एक आप बताइए कि इनकी पूरी की पूरी मतलब देखिए आप इनके कैबिनेट के जितने मिनिस्टर थे, कितने मिनिस्टर्स जेल में गए, लगातार जा रहे हैं। अरे हम कहते हैं कि चलो अपोजिशन आपके एक आदमी के खिलाफ कोई एविडेंस लेकर आ रहा है, भेज दिया। क्या सबके खिलाफ एविडेंस आ रहे हैं? सबके खिलाफ आ रहे हैं? सारे लोग क्यों जेल में जा रहे हैं? ऐसा पहली बार इतिहास है कि किसी भी स्टेट के जो रूलिंग पार्टी है उसके लोग एक एक करके सब जेल में जा रहे हैं, मिनिस्टर्स गए हैं उसके बाद तो। और अभी भी अब अच्छा, एक देखिए कितनी बेशर्मी है, कितनी बेशर्मी है इनकी, कि जेल में आने के बाद भी ये सीना चौड़ा करके घूमते हैं और अपने जेल जाने का बखान करते हैं निकल के। अरे इनको शर्म नहीं आती है? क्या आप शराब नीति बनाने के चक्कर में जेल गए हैं? शर्म है, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप बोलते हैं हम किसान घर के हैं। अरे किसान विरोधी हैं ये,
नहीं, अरविंद केजरीवाल तो जी कहते हैं कि हम बनिया के बेटा हैं, हमें पता है कि दुकानदारी कैसे चलेगी। देखिए, बनिया का बेटा ठीक है, अब मैं मानता हूँ आप बनिया के बेटे हो, लेकिन बनिया का बेटा शराब तो नहीं पिलाता, हर बनिया का बेटा तो नहीं पिलाता, हर बनिया के बेटा तो किसी धर्म जाति में नहीं बांटता है, किसी संप्रदाय में नहीं बांटता है, किसी क्षेत्रवाद में नहीं बांटता है। हाँ, क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं आप। एक सवाल मेरे जहन में तुरंत आया अभी कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक वक्तव्य दिया है कि यमुना किनारे जो गंदगी हो रही है वो पूर्वांचल के लोग जो अवैध रूप से आके रह रहे हैं उन्होंने की है, और दिल्ली में जो गंदगी हो रही है वो पूर्वांचल के लोग कर रहे हैं। अवैध कौन है? पूर्वांचल लोग यहाँ का रह रहे हैं, वो अवैध है? ये कहाँ के रहने वाले हैं? इन्होंने खुद बोला था मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। ये कहाँ से, ये क्यों यहाँ आके बसे हैं दिल्ली में? भाई पहले आप बाहर निकलिए यहाँ से, दिल्ली छोड़िए। आपके जितने मिनिस्टर्स है वो क्या दिल्ली के हैं? वो सब कोई सुल्तानपुर का है, कोई यूपी का है, कोई कहीं का है। कितने मिनिस्टर्स है? आप जितने भी लोग इनके लड़े हैं, कोई सब यूपी में, मैक्सिमम लोग यूपी में रहने वाले थे। गोपाल राय कहाँ के रहने वाले? संजय सिंह कहाँ के रहने वाले? मनीष सिसोदिया कहाँ के रहने वाले? आप ये बताइए, ये केजरीवाल जी कहाँ के रहने वाले? ये लोग यूपी दिल्ली के रहने वाले, ये लोग तो बाहर से आए। इन्होंने टारगेट तो केवल पूर्वांचल के लोगों को कहा है ना। ये इनको ये लगता है ये क्षेत्रवाद के खिलाफ बिल्कुल क्षेत्रवाद करते हैं और पूर्वांचलियों के बिल्कुल खिलाफ है। आप कोरोना के टाइम में इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था? ये दिया था ना कि लोग 500 रुपए का टिकट लेके आते हैं और 5 लाख का यहाँ से इलाज करा के चले जाते हैं। अरे इनके घर का इलाज कराते हैं? इनके पिताजी दे रखे हैं क्या इलाज कराने के लिए? ये सरकार का सारा मैटर है और इस देश में संविधान ने ये दिया है, संविधान ने ताकत दिया है। संविधान में ये है कि कोई कहीं भी आ सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है, किसी को कहीं भी आने जाने का पूरे तरीके से इस देश के अंदर में उसको पूरी का पूरा जो उनको छूट है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है, जो हमारे 7 मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकार के अंदर में आता है ये। हम आप मेरे मौलिक अधिकारों का हनन करने पर लगे हुए हैं। क्या बात करते हैं आप मुख्यमंत्री बन के, और कैसी बातें करते हैं क्षेत्रवाद के नाम पे। इसीलिए आपको बोला जाता है पूर्वांचलियों के अगेंस्ट है, पूर्वांचलियों के खिलाफ है, पूर्वांचलियों के बिल्कुल साथी नहीं है। अब हो जाओ, कहाँ से लाए ये पटबड़गंज से लड़ाने के लिए? वो कहाँ गए हैं? वो गोंडा गए, कहाँ से आए वो? और आप जो है जितने भी आप दूसरे दल के, जो आपके विरोधी दल के लोग हैं, उनको बुला बुला आप टिकट देते हैं, उनको लड़ाते हैं। हमें उससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है, आप किसी को बुला के लड़ाइए, लेकिन आपको जिनको लेकर आ रहे हैं उनको भी क्षेत्रवाद के आधार पर देखिए ना कि कहाँ के वो लोग। दिल्ली का मौलिक रूप से, दिल्ली का मूल निवासी कौन है इनके इनके जो कैबिनेट में? और इनके कैबिनेट में एक बात बताइए, कितने ये धर्म के नाम पे बात करते हैं, इनके कैबिनेट में कितने धर्म का दलित नेता कितने इनके कैबिनेट में? जितने हैं उनको वो क्यों रिजाइन? वो तो उनसे तो दलितों से तो इस्तीफा ले लेते हैं ये। दलित वही तो कि दलितों से क्यों इस्तीफा ले रहे हैं? दलित महिला को पिटाई। हाँ, राजेंद्र पाल गौतम एक दलित मंत्री इनके साथ थे। इन्होंने अरविंद केजरीवाल जय भीम करते रहते हैं, बाबा साहब के फोटो लगाते हैं, पर अरविंद इनके एक मंत्री ने बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं का शपथ ले लिया था, उसके बाद इन्होंने उसका इस्तीफा ले लिया। ये टोटली जो है दलित विरोधी हैं, टोटली दलित विरोधी हैं। और ये लोग दलित के नाम पे ये सिर्फ और सिर्फ उनके वोट का एक बार यूज करना चाहते हैं। ये यूज एंड थ्रो की पॉलिसी भी चलते हैं, ये यूज एंड थ्रो की पॉलिसी भी चलना चाहते हैं। एक बार यूज करते हैं और फिर सोचते हैं कि यूज करने के बाद जब मेरा काम हो गया निकाल फेंको। जी ये क्या है? दलित को इन्होंने बहुत हल्का समझ रखा है। अरे दलित पूरे देश में सरकार बना सकता है और दलित पूरे देश में सरकार को गिरा सकता है। दलित में वो ताकत है, लेकिन आप उस ताकत को ये जानते हैं? ऐसा नहीं है, उस ताकत को पहचानते हैं। तभी चुनाव के समय में ये रविदास मंदिर में और जो है दलितों के क्षेत्र में वाल्मीकि मंदिर में ये जाना शुरू कर देते हैं। ये क्यों जाते हैं वहां पे? रात्रि प्रवास के नाम पे ये दलितों के घर पे जाकर रहना और खाना, और उसके बाद बोतल का पानी पीना, बाहर से खाना आना। अरे ये ड्रामे बंद करो, ड्रामेबाजी बंद करो, और दिल से जुड़ना है तो दिल से जुड़ो। अगर दलितों को उत्थान की बात करना चाहते हैं तो उनके साथ दिल से जुड़िए, राजनीति से मत जुड़िए। राजनीति में आप एक बार पा जाएंगे, 2 बार पा जाएंगे, इस बार सरकार नहीं बनेगी आपकी, आपको मुंह पे खानी पड़ेगी। और आप यहाँ से इस तरीके से यहाँ से गायब हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते कि आप दोबारा कभी दिल्ली में आकर लड़े, क्योंकि अब आपकी सरकार इस बार बन नहीं सकती है। जो कांड आप लोगों ने किया है पूरे दिल्ली में, महिलाओं को 2100 रुपए का लालच देना। पंजाब में भी तो इन्होंने कहा था, वहां नहीं दिया इन्होंने। बताइए, पंजाब में इन्होंने आज 3 साल से ऊपर हो गया, लगभग 4 साल होने जा रहा है, और वहां पर 1000 रुपए का इन्होंने जो है बोला था,
और अभी क्या बोलते हैं, इनसे पूछा गया था, अभी तो टाइम है सरकार के लिए। मतलब ये लास्ट टाइम पे उनको देंगे दिखाने के लिए कि देखो जी मैंने दे दिया, 5 साल नहीं दिया, ये 5 साल काम नहीं करेंगे, ये लास्ट के 6 महीने पे काम करने वाले आदमी हैं। अभी देख लीजिए, अभी ये सड़कों को खोदना शुरू कर दिया है, जगह जगह थोड़ा थोड़ा सड़कें खोदना शुरू कर दिया है। अरे जब आप पहले क्यों नहीं सड़कें बना लिए, आप पहले क्यों नहीं जो है आपने सारा चीज क्लियर कर दिया। ये सब चीजें आपको पहले कर लेना चाहिए, इतना इतना बाद में नहीं करना चाहिए था ये सब सारी चीजें। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं, जैसे ही सरकार बनती है आप शुरू कर दिए करना, क्योंकि सरकार जब बन रही है तो उसके बाद जो आपने सोचा है करने के लिए, जो आपने मन में ठाना है करने के लिए, उस काम को शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि आप 5 साल का इंतजार मत करिए कि आगे आने वाले 5 साल जब चुनाव नजदीक आएगा तब हम काम शुरू करेंगे। जनता पागल नहीं है, जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए। आप एक बार बना दिए, 2 बार बना दिए, 3 बार बना दिए, अब नहीं बनेगी इस बार जनता। ये बताइए, चुनाव चल रहा है दिल्ली का, आपके बड़े नेताओं की बड़ी लिस्ट जारी हुई है प्रचारकों की। एक सबसे ऊपर नाम था बहन कुमारी मायावती जी का और आकाश आनंद जी का, जमीन पे दिख नहीं रहे हैं, क्यों? देखिए वो लोग लगे हुए हैं, इनके तरह से ओछी राजनीति नहीं करते वो लोग। बहन जी ओछी राजनीति नहीं करती इनके हिसाब से, दिखावटी नहीं करती हैं, जब मर्जी तब उठा, जब जब जहां हुआ, जैसा रूप जैसा जगह देखा वैसा रूप धारण कर लिया, ऐसा वो काम नहीं करती हैं। उनका ऊपर से सब कुछ चल रहा है। और बहुजन समाज पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है। सबसे पहले मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, यहाँ हर कुछ अनुशासन में होता है, काम हो या न हो, लेकिन डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन। वो ये कहती हैं कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के, बिना जो है आप जो है डिसिप्लिन को कोई काम मत करिए, नहीं करना है। और वो लोग ऊपर बैठ के, हमारे आकाश आनंद जी जगह जगह कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने रैली भी किया था, यही मंडावली में किया था, और उधर भी किया था, हमारे दूसरे दिल्ली से एरिया में भी किया था। तो वो लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शुरू कर मतलब उनकी रैलियां चल रही हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं करते, क्योंकि हमारा कैडर इतना मजबूत है। हमारा कैडर का आउट कहीं नहीं जाता। हमारे कैडर के जितने भाई हैं, जितने हमारे बंधु हैं, जितने हमारी माताएं बहनें हैं, वो कभी इस कैडर को छोड़कर नहीं जाती। कुछ समय पहले थोड़ा सा इन लोगों को बहकाए में जरूर कुछ लोग आ गए थे हमारे कैडर के, लेकिन इस बार कैडर बहुत सख्त है। और कैडर ने साफ कह दिया है कि इस बार इनको मैं पूरी तरह से इनको परास्त करना है हमें, और बहन जी का इस बार जिताना है। कैडर का साथ है पूरा, और मेरे साथ कैडर काम कर रहा है। मुझे पता है कैडर इतना मजबूत है कि बहन जी का वहां से एक आदेश आता है, उनको फिजिकल आने की जरूरत नहीं है, वहां से एक आदेश आया और कैडर अपना काम करना शुरू कर देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कैडर की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी कैडर की बात करती है। अभी अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हम मौलवियों को भत्ता देंगे, ब्राह्मणों को भत्ता देंगे, जो उसमें पुजारी हैं उनको भत्ता देंगे, और भी भारत में धर्म है उनको भी तो भत्ता मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, केजरीवाल जी ने वो क्या देखते हैं कि किसकी संख्या ज़्यादा है और कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसको ही चुन चुन के वो चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने कह दिया कि मुसलमानों को हम देंगे, बहुत अच्छी बात है, दीजिए, देना चाहिए। हिंदुओं को आपने बोला कि आप पुजारियों को देंगे, आप बढ़िया है, पुजारियों को भी मिलना चाहिए। लेकिन क्या आपके ध्यान में ये नहीं आया कि बौद्ध भिक्षु भी हैं, बौद्ध मंदिर भी हैं यहाँ पे? आपको ये ध्यान में नहीं आया कि यहाँ पे जैन मंदिर भी है, जैन के भी लोग हैं, जैन में भी श्वेतांबर और दिगंबर हैं? आपको ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पे क्रिश्चियन भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं? ये नहीं समझ में आया आपको? तो ये क्या लेने का हकदार नहीं है? ये क्या अलग से आंदोलन करेंगे? ये क्या आपके सामने अलग से हाथ फैलाएंगे? या अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे तब आप इनको देंगे? कैसी बात, कैसा कहाँ बात करते हैं आप केजरीवाल जी? किस तरह का सोच है आपकी? कैसे कैसे लोगों से आप जो है लोगों से सलाह लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। क्या कुछ लोगों को आपने दे दिया, कुछ लोगों को आपने छोड़ दिया? अगर देना है तो सबको समान भाव दीजिए, समान रूप से दीजिए, नहीं तो किसी को मत दीजिए। ये क्या मतलब बनता है? बौद्ध भिक्षु तो आंदोलन भी किए, उनको जेल में डलवा दिया इन्होंने। बौद्ध भिक्षु तो आंदोलन किए और
उनको उठा के लोगों ने जो है बंद कराने का काम किया, उनको उठा भगाने का काम किया। उन लोगों ने बहुत इसके लिए संघर्ष करना, ये बेचारे बौद्ध भिक्षु कब से संघर्ष करते आ रहे हैं, कहाँ कहाँ संघर्ष करते आ रहे हैं, और अपने देश में भी अब संघर्ष करने की नौबत आ रही है। क्या गलती है इनकी? अहिंसा परमो धर्म, इसी बात को लेके चलते हैं ना। और आप अहिंसा परमो धर्म को आप, और आपका एक प्रत्याशी कहता है कि कट्टा लेके चलिए। अरे कट्टा लेके जब तक नहीं चलेंगे तो आपके जब तक 1000 दुश्मन नहीं बने तब तक आप सरदार नहीं कहलाएंगे। नहीं, सरदार नहीं, बेकार है आप बेकार हैं। अब आपका जब तक आपको 1000 केस नहीं हुआ, बेकार है। अरे 2-4-10 केस पहले मैं तो कहूँगा बाकी अपने दूसरे दलों से, जो हमारे इनके सहयोगी, जो इनके विरोधी दल हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनसे कहूँगा भाई इन पर भी ध्यान दृष्टि रखिए, इनको भी ध्यान में रखिए, और इनकी भी जो मनोकामना है, मंशा है, उसको पूरा करिए। जब भी चाहते हैं कि 2-4-10 केस होना चाहिए, तो जरा इनके वो भी कुछ मेहरबानी करिए आप लोग, इनको भी फेमस बनाइए, इनको भी सरदार बनाइए, लीडर बनाइए। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, जिस दिन अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले लोगों को आप इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, उस दिन ना आप रहेंगे ना आपकी सरकार रहेगी। कहाँ चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। दलित को आप कमजोर मत समझिए। दलित का वोट इतना जबरदस्त वोट है, इतना जबरदस्त कैडर है ना, आपकी जड़ें हिला देगा। आप समझ नहीं पाएंगे, आपने हल्के में ले लिया है। तो मैं आपसे ये बात यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इनके लिए भी जो मानदेय है, जो आप करना चाहते हैं, जो दूसरे को कर रहे हैं, वो इनके लिए भी करिए। और नहीं तो फिर एक जन आंदोलन होगा। आपने परम पूज्य अन्ना जी का आंदोलन में आकर जो धोखा दिया उनको, लेकिन इस बार आंदोलन आपके खिलाफ होगा और आप उड़ जाएंगे, बिल्कुल कहीं के नहीं रहेंगे। इस बात को मेरे याद रखिएगा। जिस दिन देश का दलित जाग गया, और जिस दिन ये दिल्ली का दलित जाग गया ना, और हम आ गए, अगर जंतर, उसी जंतर मंतर जहाँ से आपने राजनीति स्टार्ट किया था, अगर उसी जंतर मंतर पे आ गए ना, तो आपको कोई नहीं संभाल सकता। याद रखिएगा इस चीज़ को। ये थे हमारे साथ फटफटगंज के विधानसभा प्रत्याशी ओम शंकर पांडे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह इनके साथ बहुजन समाज पार्टी का कैडर लगा हुआ है। इतना वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आवाज़ बुलंद हो सके। जय भीम।